बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और सैलाब की सूरत हाल है। मुख्तलिफ़ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी इलाक़ जो है वो तबाह हो रही हैं इस सैलाब से, इन बारिशों से, और काफ़ी जानी माली नुकसान जो है वो लोगों का हो रहा है। आज चकवाल के इलाके में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ, क्लाउड ब्लास्ट जो है वो, उससे काफ़ी बारिश हुई और वहाँ पर जो है वो तोयानी हुई नालों में, और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोटरवे जो है वो बंद करना पड़ी और जो ट्रैफिक थी वो जैम हो गई। अब पिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है नाज़रीन के नाला लई की सतह जो है वो इंतहाई बुलंद हो चुकी है और आसपास के पूरे इलाकों में जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, फ़ौज को बुला लिया गया है और सूरत हाल ये है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें और गैर ज़रूरी सफ़र करने से, गैर ज़रूरी जो है वो नालों के करीब जाने से और गैर ज़रूरी बिजली के खंभों से या बाकी जगहों पे जाने से परहेज़ करें। लेकिन लोग निकल रहे हैं, कामकाज है, लोगों का रोज़गार है, रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। इससे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी सूरत क्या बनने जा रही है। जो 11 सीटें थीं KP असम्बली की सेनेट पाकिस्तान में, और वहाँ पे बिला मुकाबला जो है वो सारे सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और 9 उसके बताया जा रहा है कि 11 की 11 सीटें जो है वो तकसीम की गई हैं। जो तफसीलात आ रही हैं वो ये हैं कि इन सीटों पे जो है वो किसी किस्म की हार्श ट्रेडिंग नहीं की गई, ना ही जो है वो किसी की जोड़ तोड़ किया गया है। बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब हुए हैं और फिर जो KP के अंदर सूरत बन रही है सीटों के हवाले से, जो तरीके अदम एतमाद के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर एक सीट भी ज़्यादा निकली तो हम तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। क्या सूरत बनेगी? तहरीक इंसाफ की तहरीक की तरफ जा रही है। आज हमारा प्रोग्राम जो है सीनियर सहाफ़ियों के साथ है, तजियाकारों के साथ है, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम सूरत पर। उनसे बात करेंगे। हमाद हसन ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से, भाई शुक्रिया आपका वक्त देने का। माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, माजिद भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। और इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। राना साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने का। हमाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो जो सूरत चल रही है, आप भी यही हैं इस्लामाबाद में, कल रात से मूसलाधार बारिश है, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि पहले जो है वो हम अलर्ट नहीं होते, जब आफत आ जाती है फिर तमाम सूरत जो है वो सारी मशीनरी भी हरकत में आती है और सारी चीज़ें होती हैं? देखिए जावेद साहब, कुदरती आफात जो है ना, वो आप ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की कर जाते हैं, आप उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर, यानी जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जो सूरत हाल सामने आई तो 100 से ज़ायद लोगों की हलाकतें हुई। अगर उससे हम कंपेयर करें तो फिर अमेरिका तो बहुत एडवांस मुल्क है। अब पाकिस्तान चूँकि इतना तरक्की याफ्ता भी नहीं है, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमारी इतनी तरक्की नहीं है, मशीनरी भी हमारे पास उस लेवल की नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंजाब एक मैदानी इलाका है, तो जब फ्लड आते हैं तो ज़्यादा उसके असरात पंजाब पर पड़ते हैं। अब गो कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको हम 100% नंबर नहीं दे सकते कि हम कहें कि भाई हुकूमत ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ठीक है, मरियम नवाज़ की गवर्नेंस कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस कदर बेहतर है, लेकिन वो मायार दिखाई नहीं दे रहा है जिसके दावे किए जा रहे थे। ये यानी इस हवाले से तो आप नंबर पूरे नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। यानी जो कुछ सामने आ रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। इसी पंजाब में उनकी तकरीबन 25-30 साल हुकूमत रही है। क्यों वो इस ठीक है, बीच बीच में और लोगों के, यानी बुज़दार जैसी हुकूमतें भी आई और लोगों की, परवेज़ इलाही की हुकूमत आई। ठीक है, परवेज़ इलाही बुज़दार से तो कम से कम अच्छे थे, लेकिन इन लोगों की हुकूमत का बड़ा हिस्सा पंजाब में रहा है। तो क्या पंजाब के डायनेमिक्स को, वहाँ के ज्योग्राफी को, वहाँ के जो सूरत हाल है पंजाब का, जो जोग्राफिया है, वहाँ जो मामलात हैं, जो फ्लड्स के ख़तरात होते हैं, किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, कुदरती आफात आते हैं और उसके असरात होते हैं,
लेकिन जो मायार बनना चाहिए था वो मायार देखने में नहीं आ रहा है। सो अगर बाकी सूबों को देखें, केपी को, सिंध को, वो तो नाकाबिल बयान है। अच्छा। वहाँ तो ये सूरत हाल है कि 18 लोग फंस गए थे, यानी उसको हमने रिपोर्ट किया था जो 3 किलोमीटर के फासले पर थे। लोग बैठे हुए थे, मशीनरी थी, लेकिन उनको बार बार 7 लोगों ने उनको फ़ोन किए थे, वो पहुंचे भी नहीं, और बाद में जो 2-3 लोग आए थे उनको तैरना तक नहीं आ रहा था। तो माजिद भाई बिल्कुल ठीक है अहमद भाई। माजिद भाई, सूरत आपके सामने है, आप खुद लाहौर में बैठे हैं और पंजाब के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल है। अब जो है वो हम इस्लामाबाद पिंडी में की सूरत हाल देख रहे हैं, काफ़ी जो है वो परेशान कुन है, लोग परेशान हैं और जो है वो कोई मदद करने के हवाले से भी कोई ऐसी खासी इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो क्या सूरत हाल है सर? जैसे हमारे साहब कह रहे हैं कि ऐसे इक़दाम जैसे होने चाहिए थे, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का मसला है वो तो नेचुरल है, लेकिन बैड गवर्नेंस जो है वो किसी भी सूबे की हुकूमत के हाथ में होती है कि जिसको वो बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस में बदल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं लाहौर ही की बात करूंगा। यहाँ पर कोई तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट पैकेज जारी किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खसूसी तौर पर उसकी इश्तिहारी मुहिम चलाई। लाहौर की कई गलियां सड़कें बन रही हैं, सीवरेज के पाइप डल रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें बैड गवर्नेंस का जो एक एलिमेंट है वो ये है कि बरसात से 1 महीना पहले ये सारा काम शुरू कर दिया गया। अब जो लोग भी मौसमों की सूरत हाल को जानते हैं, देसी मौसम के हिसाब को जानते हैं, उन्हें पता है कि सावन का महीना जो है वो मिड ऑफ जुलाई में कहीं पे शुरू होता है और इस दफा 10-15 दिन पहले ही बारिशें शुरू हो गई। अब इस वक्त लाहौर में जहां जहां खुदाई है और वहां वहां बारिश हो रही है, तो वहां से गुजरना इसलिए भी अजाब है कि आपको पता नहीं है कि नीचे सड़क है, नीचे गड्ढा है, नीचे मेन वॉल है, नीचे सीवरेज की पाइपलाइन डली हुई है या नहीं डली हुई, या उसके लिए खुदाई हो रही है। अभी रिसेंटली इस तरह के वाकयात हुए हैं जिनकी वीडियोस भी रिपोर्ट हुई है कि आप अगर मोटरसाइकिल पर किसी सड़क पे जा रहे हैं या किसी गली से गुजर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता, क्योंकि पानी इस कदर है कि उसके नीचे क्या सड़क है या नहीं, इसका इल्म नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जहां पर बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह इल्म है, और सबको मेरा ख्याल इल्म होना चाहिए कि बरसात का या बारिशों का कौन सा मौसम आना है, पहले या तो उस तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल कर लें। अगर उसके दौरान शुरू करेंगे तो ये मसाइल होंगे, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जब हम गुड गवर्नेंस की जानिब जाएंगे तो जब हम अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक की मिसाल देते हैं तो वहां पर जो हमें मुस्बत चीजें देखने में आती है कि जो भी वहां पर कुदरती आफत आती है उसके मैनेज करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। एज सुन एज पॉसिबल, इवन जल्जले में वो मुख्तलिफ बस्तियां खाली करवा लेते हैं। अगर कहीं पर कोई समुद्री तूफान आना है वो इलाका खाली करवा लेते हैं। डैमेज कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उस तरह से उसे संजीदा नहीं लिया गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन गुड गवर्नेंस के जरिए डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे इख्तियार में है। बिल्कुल ठीक है। इसार राना साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, दोनों हमारे जो तजज़ियाकार हैं उनकी जो है वो डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है, और वाकई ये बात ठीक है कि हम मिसालें देते हैं कि अमेरिका में जो है सैलाब आ गया, फ़लाँ जगह सैलाब आ गया या कोई आफत आ गई, तो लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमतें वहाँ पे इक़दाम करती हैं उसको भी देखना चाहिए कि वो कितनी जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करती हैं और कितनी जल्दी रेस्क्यू करती हैं। तो इस पर कैसे तवज्जो दी जा सकती है कि जो रेस्क्यू टाइम है वो कम से कम हो, लोगों को बचाया जा सके? इसार राना साहब जी जी, मैं आपसे मैंने आपकी सुन ली बलोच साहब जी। देखें, सबसे पहले तो ये कि हमें हर चीज़ को मनफी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। कल अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब हमारा तजुर्बा रहा कि जब वो मोटरसाइकिल समेत एक शादरा में आदमी गट्टर में गया
जी जी। तो उसे जिंदा बचा लिया गया। तो ये कम रेस्क्यू ऑपरेशन था माशाल्लाह वहाँ के मुकामी लोगों ने। तो ये जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने बारिश से पहले गटर सारे उनके ढकने उठा लिए इस जाति की पंजाब के साथ, खास करके लाहौर के साथ। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पूरे लाहौर के गटर के ढकने उठा लें और लोग उसमें गिरे। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई कभी भी, वैसे वो रियासत का दुश्मन है तो उन्होंने लाहौर की दुश्मनी भी दिखाई। तीसरा ये कि ये जो बंदे डूब रहे हैं, तो भाई आप पूरे कौम को तैराकी सीखनी चाहिए ताकि हम डूबे ना। अब अगर आप हुक्मरानों पे रहें तो उनसे महल डूबते हैं। वो कभी आपने सुना है किसी अमीर आदमी का महल डूब गया या उनकी कोई दीवार गिर गई? वो हमारी दीवारें गिरती है भाई, छतें हमारी गिरनी होती हैं। तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई क्या कहते हैं, ये बारिश से पहले कोई हमारा बंदोबस्त करेंगे या कुछ करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। अच्छा। अपनी छतें, जो कच्ची छतें, कराची में जिस तरह घर गिरा तो कहीं उन्हें वार्निंग दे दी गई थी, तो सवाल ये कि वार्निंग तो दे दी थी, क्या आपने उनका कोई बंदोबस्त किया था कि वहां से निकाल के कहीं और उन्हें रखा जा सके? तो इन हालात के अंदर अब एक सवाल और भी है। अभी माजिद साहब बात कर रहे थे कि सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं। तो वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा पॉजिटिव काम किया है कि किनारों से सड़कें तोड़ दी है ताकि लोगों को पता हो कि हमने बीच में चलना है, और बीच में अगर कोई गटर खुला हो तो उनकी किस्मत है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये जो हम पानी का रोना रोते हैं, पानी पानी, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो जो हमारे पास पानी आता है हम उसको कितना बचा लेते हैं। ये इतना पानी आया, इस पानी को कहीं हमने स्टोर किया, कहीं पहले हमने, चले क्लाइमेट चेंज का हम अभी मुकाबला नहीं कर सकते, अमेरिका भी नहीं कर पा रहा, यूरोप भी नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या हमने इस पानी को कहीं स्टोर करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया? उसकी कोई अच्छी टॉक ही बना लेते, चलो मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम पानी के लिए रो रहे हैं और जब पानी हमारे पास आता है तो हम उसे रोक नहीं पाते। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि ये खाली बेड मैनेजमेंट यही नहीं है हुकूमतों की। जाहिर है बारिश होगी, पानी खड़ा होगा, ये तो अमेरिका में भी खड़ा हो जाएगा, दुनिया के हर कोने में पानी खड़ा हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और ये भी कोई कारनामा नहीं कि आप पानी में खड़े हुए। असल बात तो ये कि पानी क्यों खड़ा हुआ है। तो काश हम अपने डायरेक्शंस हमारी जो है वो ठीक होती। मरियम साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो किसी वर्दी पहन के नहीं आई हुक्मरान बनी, वो अवाम के वोटों से बनी है, और अवाम में वो बहुत हरदिल अजीज हैं, पॉपुलर हैं। पूरी कौम पंजाब की जो है वो उन्हें माँ कहती है। तो मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के लिए जितना काम कर रही है उसमें कोई थोड़े बहुत बंदे बारिशों में मर भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलें, काम होना चाहिए, बिल्कुल जो पब्लिक के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। NDMA का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में भी बारिशें काफ़ी शदीद होंगी, लिहाजा पब्लिक को चाहिए कि वो हिफाजती इक़दाम जो है वो करें और गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। अपने जो कच्ची दीवारें हैं, इस राना साहब कह रहे हैं कि वो कच्ची छतें हैं वो ज़रा पक्की कर लें या उसको बेहतर कर लें, ये भी आवाम ने करना है। हमारे साहब अभी चलते हैं सियासत पर। जो है बारिश की बात तो हो गई, सियासत किस तरफ जा रही है? सेनेट का इलेक्शन है, 21 तारीख है। पहले जो है वो बात बन गई है, कंप्रोमाइज़ हो गया कि आपकी इतनी बनती हैं, हमारी इतनी बनती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर? देखिए जावेद बलोच साहब, सियासत पता नहीं किस समत में जा रही है। पहले हम हुकूमत पे बात कर लें। महंगाई ज़ोरों पर है, यानी आप पेट्रोल की कीमतें दे के, चीनी दे के, गैस दे के, LPG दे के वो उस पर क्या बात करें। अमन अमान की सूरत हाल देखें, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर एक जेनवन सियासी कारकुन मौलाना खान ज़ैब तक, जो बहुत पुरअमन कारकुन थे, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। बलूचिस्तान से पंजाबियों मज़दूरों की लाशें आ रही है, तो यहाँ भी ये सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उनको देखें, उनको ख़ुद समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी इस वक्त आप देखें जिस तरह सियासी तहरीकें लाहौर से जन्म लेती हैं, यानी भुट्टो साहब को मुस्तफ़ा खर ने ट्रेन पे अकेले बिठाया था पिंडी से, और जब वो लाहौर उतरे तो एक जम गफ़ीर उमड़ आया और वहाँ से पीपल्स पार्टी और भुट्टो इक़्तिदार ने जन्म लिया जी। फिर नवाज शरीफ का भी ये हुआ, फिर इमरान खान का 30 अक्टूबर 2011 का जलसा भी लाहौर में हुआ।
सर इसी तरह पुख्तून बेल्ट में पेशावर की अहमियत है, यानी जब आप पेशावर से कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि आप निकल पड़े। हाँ। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, इस वक्त तो वज़ीर आला जुनूब से हैं अली अमीन गंडापुर, पार्टी के सदर जुनैद अकबर शमाल से मलाकंड से हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान हज़ारा से हैं, सेनेट टिकट 2 खैबर एजेंसी को दिए गए, 1 हज़ारा को दिया गया, 1 स्वात को दिया गया, पेशावर से इरफान सलीम को दिया गया था और आयशा बानो को दिया गया था, दोनों वापस लिए गए। तो जब पेशावर और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिसमें पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, 4 सद्दा है, जब इसको आप न इंतखाबी नुमाइंदगी देते हैं न तंजीमी नुमाइंदगी देते हैं, कुछ भी नहीं देते, और तो फिर आपकी पार्टी कहाँ से खड़ी होगी, फिर आप तहरीक कहाँ से चलाएंगे। नंबर 2, इस वक्त सेनेट में जो जनरल सीटों पर 4 लोग आ रहे हैं उसमें मुझे बताए कि पीटीआई को क्या फ़ायदा हो रहा है। यानी मुराद सईद रोपोश है, मशकूक है मामला कि वो लड़ भी सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, लड़ भी सके तो क्या वो सेनेट में आ जाएंगे, आ जाएं तो फिर वापस कैसे जाएंगे। दूसरे हैं फैसल जावेद, उसके खिलाफ तीसरा दिन है, कारकुनान उधर एहतजाज कर रहे हैं पेशावर में, और जो 2 लोग हैं मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक कादरी, वो सिरे से पीटीआई के लोग ही नहीं है। तो पीटीआई के लोग कहाँ हैं, मैं तो इस पे हैरान हूँ। 5वां टिकट उन्होंने आजम स्वाति को दिया, वो हज़ारा से उनका ताल्लुक है, तो पेशावर और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को कहाँ दिया है। उनकी तो सिरे से न इंतखाबी नुमाइंदगी मौजूद है न तंजीमी नुमाइंदगी मौजूद है, और कहते हैं हम तहरीक चलाएंगे, तो फिर तहरीक चलाएंगे कहाँ से। तो जो सूरत बन रही है केपी के अंदर, आपको नहीं लगता कि कोई तहरीक चल पाएगी? कोई तहरीक नहीं चलेगी। तहरीक चलेगी सर कहाँ से? अब जुनूब से डेरा इस्माइल खान और वाना वजीरिस्तान से कितने लोग आखिर आएंगे, या चतराल या अपरदीर से कितने लोग आएंगे, जब आपका सेंट्रल जो आपका मंबा है, जो आपकी ताकत थी। अच्छा, पेशावर में 13 सीटों पर इलेक्शन हुआ था सूबाई असम्बली का, उसमें से 8 पीटीआई वाले हार गए थे। तो वो ग्रेजुअली उसका रिएक्शन आता रहता है, यानी 8 फरवरी को पहला सेटबैक हुआ, पीटीआई अब लूज कर रही है, लूज कर गई थी, यानी पेशावर में तो उनका रिजल्ट काफी खराब था। अब पहले 8 फरवरी को उन्हें एक धचका मिला, अब सेनेट इलेक्शन में दूसरा खौफनाक धचका यूं मिला कि पेशावर को कुछ नहीं दिया, जो दिया था वो वापस लिया और कारकुन निकल आए एहतजाज कर। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, कुछ आपको लगता है वो तहरीक शरीक जो है वो चल पड़ेगी या कोई चल रही है, कोई कुछ चीज़ सामने आई? अभी तक की सियासी सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान ने जो 5 अगस्त की तारीख दी थी उसको वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नहायत खूबसूरती से 90 दिन में बदल दिया और नहायत बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए और एक ऐसा खुशनुमा खाका खींचा कि जिसमें उन्होंने इमरान खान की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। और पार्टी चूंकि इस चीज पे बखूबी इदराक रखती है कि इस वक्त उनके पास पॉलिटिकल एजिटेशन की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो पहले तजुर्बे किए वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। ये बात दुरुस्त है कि 26 नवंबर को एक ऑपरेशन किया गया जिसमें रियासत ने जो जुल्म सितम ढाया, लेकिन उससे पहले 26 नवंबर के दिन तक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उस हिकमत अमली का इल्म नहीं था कि इस क्राउड को किस तरह से फ्रूटफुल बनाना है। हाँ। इसकी बुनियाद पर हमारे ऐसे कौन से मुतालबात हैं कि जिनको हम मनवा कर वापस जा सकते हैं। हमाद भाई, क्यों इतनी कन्फ्यूजन क्यों है तहरीक इंसाफ में कि पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि तहरीक जो है वो कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी। हर कोई कहता है कि खान साहब जो फैसला करेंगे वही होगा, लेकिन पता कोई नहीं है क्या फैसला होना है, कैसे होना है। यहाँ से तो तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है कि सारे फैसले खान साहब करते हैं। तहरीकों की तारीख़ ऐसी नहीं है, यानी फातिमा जना अयूब के मुकाबले में आई थी, उस वक्त PDM बनी थी 60s में, लेकिन फातिमा जना टकरा रही थी। लेकिन फातिमा जना के साथ कौन था? उसके साथ मौदूदी साहब थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, वली खान थे, बिजिंजो साहब थे, तमाम लीडरशिप उनके साथ खड़ी थी। फिर MRD की तहरीक चली, बेनज़ीर भुट्टो निकल आई थी, लेकिन उनके साथ कौन थे? उसके साथ नवाबजादा साहब भी थे, वली खान भी थे, तमाम लीडरशिप थी, इवन बलोचिस्तान की लीडरशिप भी थी, सिंध की भी थी, पंजाब की भी थी। फिर ARD तहरीक में भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर कौन सी तहरीक है? यहाँ पर तो PTI का लीडर कहता है
कि सियासतदान जितने भी हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, मैं उनके साथ बात नहीं करूँगा। फिर वो तहरीक क्या चलाते हैं, कहते हैं जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहा हूँ। तो आइन की बालादस्ती के लिए आप ये तहरीक चला रहे हैं कि आप सियासतदानों को चोर डाकू बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने फ़लाँ जर्नल से बात करनी है, मैंने फ़लाँ जर्नल से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ये है उनका नैरेटिव। तो तहरीक चले कहाँ से? नंबर 2, पार्टी के अंदर आप देखें, जैसे कि मैंने अभी बात की कि पेशावर में तो कोई नुमाइंदगी सिरे से मौजूद नहीं है। पेशावर तहरीकों को उठाता है, उनकी ताकत का मंबा तो खैबर पुख्तूनख्वा ही है ना, तो पेशावर तहरीकों को उठाता है। अब पेशावर में न आपने किसी को ओहदा दिया है, ना आपने सेनेट टिकट दिया, ना आपने किसी को कुछ दिया है, पार्टी में कोई अहमियत दी है। पार्टी के सूबाई सदर और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात इतने खुले हैं कि बाकायदा टीवी इंटरव्यू में सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि जब मैं सवाबी जलसा कर रहा था और मेरे साथ असद कैसर से लेकर बुनियर के रियाज खान तक MPAs और मेंबरान ने मदद की तो गंडापुर ने उनके फंड्स बंद कर दिए। पार्टी के अंदर ये सूरत हाल है। आतिफ खान इमरान खान के सबसे पुराने साथी हैं, उसके खिलाफ एंटी करप्शन कमेटी से नोटिस जारी करवाते हैं। तो जब ये सूरत हाल पार्टी के अंदर भी हो और मजमूई तनाजुर में भी पार्टी ऐसी हो कि सियासतदानों को चोर डाकू बोलते और नैरेटिव ये हो कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा बात ही नहीं करूंगा, तो फिर कौन सी तहरीक? अलबत्ता सोशल मीडिया का मेला लगा हुआ है। ठीक है, तहरीक चल रही है लेकिन सोशल मीडिया भी चल रही है। ब्रेक लेके आ जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। माजिद निज़ामी साहब, बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ की तहरीक और कन्फ्यूजन का शिकार है पार्टी क़यादत के। तहरीक कहाँ से शुरू होनी है, कैसे शुरू होनी है, क्यों शुरू होनी है, और चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, इस पर बड़ी चीज़ें चल रही हैं। हर जिससे पूछते हैं वो कहता है कि जी खान साहब फैसला करेंगे, और खान साहब पता नहीं क्या फ़ैसला करेंगे। तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों है सर? इख्तलाफात हैं, इख्तियारात की जंग है, क्या वजह है? ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ में इस वक्त इस चीज़ की कमी नज़र आती है कि उनके पास एक बेहतर हिकमत अमली मौजूद नहीं है। सियासी जमातों की जानिब से अवाम जब उन्हें मैंडेट देते हैं तो उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो तंजीमी ढांचा होता है, उसका ये काम होता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने लिए, अपने लीडर के लिए रास्ता निकाले। तो तहरीक इंसाफ 1.5 करोड़ से ज़ायद वोट तो लेके आ चुकी है, लेकिन उसकी पार्टी लीडरशिप जो है वो अपने लीडर के लिए, अपनी जमात के लिए रास्ता नहीं निकाल पा रही। उसकी बुनियादी वजह इनके इख्तलाफात हैं कि जिसके अंदर चलाने का मसला हो, सेनेट इलेक्शंस हो, बाकी जहाँ पे चीजें हो, तो वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि तंजीम के अंदर इत्तफाक मौजूद नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो एहतजाजी ग्रुप था वो खासा मुतहर्रिक रहा और उसने पार्टी की जानिब से कई एहतजाज भी करवाए, लेकिन उन एहतजाजों के बावजूद भी वो अपने लिए मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो अभी 1 महीने से ऐसे लगता है कि जो मुफाहिमत चाहने वाला ग्रुप है वो थोड़ा सा एक बेहतर पोजीशन में आया है, और अब वो कहते हैं कि हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर वो रास्ता नहीं निकलता तो एटलीस्ट एहतजाजी तहरीक की नाकामी या पर जो जुल्म सितम या तशद्दुद और गिरफ्तारियां हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, पार्लियामान के अंदर और मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। तो अब इस जो सिचुएशन है उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान की जो 5 अगस्त की कॉल है वो कोई प्रैक्टिकली जो है वो सामने आएगी। अली अमीन गंडापुर उसको खुद ही जो है वो 90 डेज पे शिफ्ट कर चुके हैं। अब सर दो क्वेश्चन है माजिद साहब। एक तो ये है कि जो कहा जा रहा है कि कासिम और सलमान जो है वो आएंगे, इसको लीड करेंगे और यहाँ पे एक जो है वो लोगों को चार्ज करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो इतने बढ़ चुके हैं कि हर बंदा जो है वो अपने बात करता है, अपने इख्तियार की बात करता है। तो क्या एक तो कोई कैपेसिटी का इशू है, जो लीडरशिप मौजूद है बाहर, कि वो ऐसी तहरीक को जो है वो चला नहीं सकती, और दूसरा कासिम सलमान जो है आपको लगता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और तहरीक का हिस्सा बनेंगे? देखिए, उनके तो आने में ही बहुत से इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, और अगर मगर की कैफियत है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और पार्टी के अंदर भी इस हवाले से कोई मुतफिका लाहेअमल नहीं है कि वो किस तरह से आएंगे।
और उनकी पार्टिसिपेशन किस लेवल की होगी। जाहिर बात है वो तहरीक को लीड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। कारकुनों के जज्बात को बढ़ाने के लिए या उनको एक अखलाकी सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ जलसे जुलूस में वो जाएंगे, हो सकता है कोई एक आध तकरीर भी कर लें, इससे ज्यादा उनका रोल में नहीं देखता। तो वो एक उनकी एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन होगी, उनकी एक अलामती हैसियत होगी कि जिसके जरिए तहरीक इंसाफ अपोजिशन में अपनी पोजीशन को मीडिया में आलमी दुनिया में बेहतर करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ अगर हम पार्टी के इख्तलाफात के ऊपर बात करें तो तहरीक इंसाफ में डे वन से ये प्रॉब्लम रहा है कि उन्होंने सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो डेवलप नहीं होने दी। 2011 के जलसे से लेकर आज तक जितनी भी पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है वो इमरान खान की गिरफ्त घूमती रही है, और अब चूंकि वो जेल में है तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब इनकी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें इनके पास जो एक ही लीडर था जो चीजों का फैसला करता था वो मौजूद नहीं है, क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और सेकंड टियर थर्ड टियर की लीडरशिप उस तरह से फैसला साजी में आजाद नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भी कोई ऐसा इनको फायदा नहीं होने लगा। तो उसकी वजह ये कि अगर कोई लीडर अपनी तरफ से मुज़ाकरात करता है, ऑप्शंस डिस्कस करता है, इसकी कई मिसालें भी मौजूद है पिछले 2 साल में, लेकिन जब वो इमरान खान के पास जाती है तो वहां से रिजेक्ट हो जाती हैं। और इमरान खान अपनी तरफ से भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं दे पाए कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए कोई रिलीफ हासिल कर सके। तो मुझे तो यह मामला ऐसे ही चलता नजर आता है कि जिसके अंदर मीडिया में, पार्लियामेंट के अंदर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कुछ बयानात होंगे, और इसी तरह से तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को लेकर चलती रहेगी। इतनी कन्फ्यूजन क्यों है तहरीक इंसाफ के अंदर कि कोई फैसला नहीं कर पा रही, कोई तहरीक के मतलब कोई फैसला कौन जो है वो खबरें नहीं आ रही कि कहाँ से चलेगी, कैसी होगी, क्या होगी। और दूसरा, जैसे माजिद भाई ने कहा कि जो तंजीमी ढांचा है तहरीक इंसाफ का, सियासी जमातों के दरमियान तंजीम होती है, तंजीम काम करती है, प्लान बनाती है, तो ये तंजीम सादी जो है वो क्यों नहीं हो पा रही? वन मैन शो चल रहा है कि जो खान साहब कहेंगे वही होगा बस। देखिए, एक बात आप समझें कि पाकिस्तान में रह के एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ जद्दोजहद करना ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और पीटीआई पिछले 4.5 साल से वो सब कुछ फेस कर रही है और अभी तक अपना वजूद बरकरार रखे हुए, और इतना वजूद बरकरार रखे हुए कि आज भी हमारे जितने करंट अफेयर शो होते हैं, हमारा मीडिया वो पीटीआई पे बात कर रहा होता है, इमरान खान पे बात कर रहा होता है। जमात पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून पर कभी डिस्कस हुई है? और दूसरी बात यह कि वो 2 साल से जेल में है, 2 साल से उसका दुनिया से राब्ता है सच उस तरह नहीं है जैसे कि कहा होना चाहिए। फिर बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज है, वो सारे कहीं ना कहीं नौकरी और कर रहे हैं, और जाहिर है वो नहीं फेस कर सकते, उस ताकत को का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बावजूद पीटीआई का वजूद बरकरार है। आज भी उस एक पार्टी के, तो आपके इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को तोड़ दिया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी को तोड़ दिया, आपके इदारों ने उस पार्टी को तोड़ दिया, उसके लीडरशिप गिरफ्तार हो गए या तायब हो गए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग के घर बैठ गए या फरार हो गए। इसके बावजूद भी पार्टी अगर अब एग्जिस्ट कर रही है तो ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम से हटाया गया तो वो तो ताज़ा वजीर आजम थे, उनकी पार्टी मौजूद थी, सब थी। वो वहां इस्लामाबाद से लाहौर आए थे, जीटी रोड पे उनके साथ बंदा कोई नहीं था। इस पार्टी ने कैदोबंद की सहूलतों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, निशान छीने जाने के बावजूद, बंदे अगवा होने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन पे जोर लगाने के बावजूद 8 फरवरी का इलेक्शन जीत लिया। तो पार्टी तो इसका मतलब है कि इस क्राइसिस के अंदर ज्यादा बेहतर निकली, नई लीडरशिप उन्हें मिली। अभी माजिद साहब कह रहे थे सेकंड टियर की लीडरशिप भी नहीं है, तो इस टाइम तो थर्ड टियर की लीडरशिप ने पार्टी को संभाला हुआ है। ये गौहर सलमान अकरम राजा क्या है, ये तो थर्ड में भी नहीं आते थे, लेकिन वो लेके चल रहे हैं ना। और अगर ये कहें जी वन मैन शो इमरान खान का, तो भाई चेयरमैन पीटीआई का बैरिस्टर गौहर है, सदर जो है वो परवेज इलाही है, और वाइस चेयरमैन जो है वो शाह महमूद कुरैशी है। सारी ठीक है। राणा साहब आप ये फरमा दें कि सारे ओहदेदार मौजूद हैं, कोई फैसला कर सकता है कोई बंदा, कोई ओहदेदार इसलिए तो वो भी नहीं कर सके थे भाई,
हाँ मेरी सुन ले फैसले तो वो भी नहीं कर सके थे, जो पूरी तरह आजाद थे, जेल में नहीं थे, वो भी लंदन जाके अप्रूवल लेके आते थे। तो वन मैन शो की जहां तक बात है, तो एक वन मैन आदमी ही सारी पार्टी को अगर लेके चल रहा है तो उससे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे। काश ये इतने कैपेबल होते कि ये पार्टी को इमरान खान की गैर मौजूदगी में चला पाते, तो हो सकता है कि ये अपने फैसले खुद ले सकते। लेकिन ये तो छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे के बाल पकड़ के जमीन पे फेंक के ठुड्डे मार रहे, कोई किसी की इज्जत करने को तैयार नहीं है। तो अगर इस माहौल में हम ये कहें कि बैरिस्टर गौहर कोई फैसला कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बैरिस्टर गौहर बैठे थे, केपी का वजीर आला आके कह के चला गया कि जी 90 दिन में हम तहरीक चलाएंगे। हालांकि मैं समझता हूँ कि सीएम केपी के ने गंडापुर ने एहसान किया है पीटीआई पे, इन्हें एक जैसे कहते हैं ना इंसल्ट से बचा दिया, फेस सेविंग दे दी। अगर ये ना होता तो 5 तक ये कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसने तो इन्हें एक सेफ एग्जिस्ट दे दिया। अदरवाइज 5 अगस्त तक ये किस पोजीशन में है? कुछ नहीं, आलिया हमजा अकेली भागती फिर रही है। और कोई एक ओहदेदार बताएं जिसने अभी तक तंजीमी इजलास किया हो एहतिजाज के हवाले से, सलमान अकरम राजा ने या वकास अकरम ने या बैरिस्टर गौहर ने, किसी एक का बता दें कि उन्होंने कोई एक इजलास किया। बिल्कुल यही बात हो रही है ना, यही बात हो रही है कि तंजीम जो है वो मौजूद नहीं है। यही बात हो रही है कि तंजीम मौजूद नहीं है। हमारे साहब तंजीम मौजूद नहीं है। वही राना साहब बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की तरह एक पार्टी चलाई जा रही है और इसलिए फैसला नहीं हो पाता कि किसी पर कोई इत्माद नहीं करता या किसी को कोई इख्तियार नहीं है कोई फैसला कर पाए। देखिए, पहले मैं राना साहब के 1-2 बातों पे ज़रा अपने कमेंट्स दूंगा जी। एक, उन्होंने कहा कि हम पार्टी मुश्किल हालात में खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कौन सी पार्टी मुश्किल हालात में खड़ी नहीं रही? अयूब दौर में फातिमा जनाह पर गद्दारी के फतवे भी लगे, एबडो भी आया, कैदो बंद भी हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फातिमा जनाह की मकबूलियत अपनी जगह खड़ी रही। भुट्टो साहब को फांसी हुई, ज़ियाउल हक का बड़ा खौफनाक मार्शल था, कोड़े चौकों में मारे गए, भुट्टो फांसी चढ़े। बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो हैदराबाद और सक्कर के जेलों में थी, हज़ारों कारकुन जेलों में थे, लेकिन पार्टी फिर भी खड़ी थी और मकबूल थी। बेनज़ीर भुट्टो 1 अशरे बाद आती है, 10 अप्रैल 1986 को लाहौर एयरपोर्ट उतरती है तो 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। नवाज शरीफ के साथ और उनके ख़ानदान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर लाखों लोग निकल आते हैं उनके लिए। देखिए, अपोजिशन में मकबूलियत को कोई ख़तरा नहीं होता, मकबूलियत अपनी जगह कायम रहती है, बल्कि बढ़ जाती है। नंबर 1। दूसरी बात कि हम टॉक शोज़ में सुबह शाम इमरान को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, मीडिया का अपना मिजाज होता है, यानी हम तो कोई क्लाइमेट चेंज कंटेंट चाहिए हमें तो, हाँ, डिमांड भी लोगों का, और हम कोई क्लाइमेट चेंज पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो बात नहीं करेंगे। जाहिर है लोग जो चाहते हैं उसी पर बात करेंगे। खत्म हो गया, दोबारा इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।